जय हिंद। आज ही 2022 का मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामना है। एक बच्चा बोल रहा था कि सर कब से बैच जो है चालू होगा 10th क्लास के, तो मैंने बताया था उस समय कि 2 जनवरी से आपका बैच चालू हो जाएगा। तो ये जो 10th क्लास का न्यू बैच जो है, आप लोग सब कोई जो वीडियो से देख रहे हैं वो सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा इसमें ज्वाइंट हो। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज जो 2 तारीख का जो नया बैच ये है, इसमें आप लोग को समझना है। जैसे एक स्टूडेंट का ये कहना है कि सर कौन सा बुक हम लोग खरीदें। हर कोई असमंजन में होता है, आप कौन से बुक से पढ़ाइएगा। तो देखिए, क्लियर ये बात को कर लीजिए कि मैं किसी बुक को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं सिर्फ थ्योरी और टाइप्स बताऊंगा। आपको जिस प्रकाशन का बुक खरीदना है आप वो प्रकाशन का बुक खरीदिए, और मैं बताता हूँ आपका जो 99 क्वेश्चन होंगे मेरे थ्योरी और टाइप्स के माध्यम से खुद से आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन का 100 जवाब दे दूं, तो ये संभव नहीं है। मैं सिर्फ थ्योरी और टाइप्स बताऊंगा। उसके बाद आप खुद से अपने से प्रयास कीजिएगा, चाहे आप जो प्रकाशन का बुक खरीदे हों उस प्रकाशन का बुक के माध्यम से आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। और मैं ये वादा के साथ कहता हूं कि आपको जो टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हाँ, जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उनका छूट सकता है, लेकिन जो ध्यान से पढ़ेंगे उनका कभी नहीं छूट सकता। तो आपको हम इस बात का जवाब दे दिए कि आपको कौन सा बुक का खरीदना है या ना खरीदना है, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका जो PDF है वो आपको मेरा टेलीग्राम पर मिलेगा। एग्ज़ाम टारगेट प्लान ऑफिशियल टेलीग्राम जो है उस पर आपको मिलेगा, क्योंकि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम विलम्ब होता है, इसलिए क्योंकि अब पहले PDF को अपलोड करना होता है, उसके बाद वहाँ से लिंक डालना होता है, बहुत तरह का प्रोसेस है। तो हम चाहते हैं कि जो भी PDF चाहिए आपको वो सब कृपया करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वो जो टेलीग्राम का लिंक होगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, अगर कोई दूसरा वीडियो देखना हो तो आई जो बैटाम आपको ऊपर नज़र आ रहा है उस पर भी आप आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने टॉपिक की ओर। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ होता है वो वास्तविक संख्या होता है। फिलहाल हम बिल्कुल इकाई अंक से सीखेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहला जो चीज़ होता है गणित में वो होता है अंक। हम उस अंक के बारे में पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और उसके साथ उसका जो भी टाइप्स होंगे, थ्योरी होंगे, सभी चीज़ को हम लोग डील करेंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चले हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में डिजिट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो अंक है, अंक आखिरकार किसको कहेंगे कि अंक है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग जानिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो अंक जो 0 से लेकर 9 तक जाता है, यानी 9 तक जाता है, वो सब अंक कहलाते हैं। देखिए, 0 से लेके 9 तक जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, कौन, सिर्फ 9 तक। अब 0 का है तो 0 देखो भाई वही अंक का ही एक हिस्सा है,
लेकिन उसको भी यहाँ पर हमने फाइंड किया है। देखिए, अंक में दो तरह की चीज़ें हैं, एक सार्थक अंक होता है और एक असार्थक अंक होता है। तो आप जानिए कि सार्थक अंक कौन होता है। देखिए बाबू, अगर समझ में नहीं आपको आता तो सिंपल ये जो चीज़ें हैं लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। सार्थक अंक जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 तक जो दिया हुआ है वो सब क्या है, सार्थक अंक हैं। और जो 0 होता है वो असार्थक अंक होता है। वो इसलिए होता है कि जब तक ये किसी भी संख्या के साथ में नहीं आए, वो भी पीछे की ओर, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यदि ये 0 किसी संख्या के आगे आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि पीछे आ जाता है किसी भी संख्या के पीछे, तो समझिए उसका बहुत बड़ा वैल्यू बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई इसका वैल्यू नहीं है, इसलिए ये असार्थक अंक कहलाता है। और जब ये किसी के साथ में आ जाता है तो समझ जाइएगा इसका बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो आपको पता हो गया कि सार्थक अंक कौन होंगे। तो 1 से लेके 9 तक के जो भी लिखे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्थक अंक कहेंगे। और 0 क्या कहलाएंगे, असार्थक अंक कहलाएंगे। ओके, देखिए अगर कोई टोटल पूछे दे कि टोटल अंक कितने होते हैं तो कितना बताइएगा, बोलिए। देखिए टोटल जब पूछे तो आप जवाब फटाक से दीजिए कि टोटल अंक जो होते हैं 10 होते हैं। तो कभी कभी कोई बोल देगा ना कि 1 से लेकर 10 तक, नहीं, गलत बात। आपको 0 से लेकर 9 तक बताना होगा कि ये जो है क्या है, अंक है, और ये दोनों में से सार्थक अंक होते हैं और एक 0 जो है असार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो होता है, ये सार्थक और असार्थक अंक होते हैं, टोटल मिलकर क्या बनते हैं, अंक। और देखिए यहाँ पर एक हमने लिख दिया है कि 2 या 2 से अधिक अंक मिले तो संख्या कहलाएंगे। मतलब कि ये जो दिए हुए हैं अंक, जो दिए हुए हैं, ये में से कोई भी अगर 2 लोग मिल जाएंगे एक जगह पे तो वो क्या कहला जाएंगे, संख्या कहलाएंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यदि 1 दिया हुआ है, 1 के साथ में और 1 आ जाएगा तो 11 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका संख्या हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यदि हम 8 लें और 8 के ऊपर 0 रख दें तो ये भी क्या बन जाएंगे, 80, और 80 बनेंगे तो ये क्या बनेंगे, संख्या बनेंगे। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि कोई भी एक दूसरे के साथ में अगर 2 जो अंक है वो एक साथ हो जाए तो वो संख्या कहलाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आप इसको देखिए, संख्या जो होते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर कहते हैं। इस नंबर को हम लोग ने 3 तरह के चीज़ों में बांट दिए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो है, देखिए वास्तविक संख्या, यानी नंबर को हम लोग पहला जो है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, यानी कि हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर में बांटे हैं। और जो दूसरा रूप होगा इसका, वो होगा काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। और उसके बाद तीसरा हो जाएंगे सम्मिश्र संख्या, या फिर उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इस तरह से 3 रूप में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, और ये जो संख्या है इसमें से हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग जो 10वां क्लास में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ना तो हमें काल्पनिक संख्या की आवश्यकता है और ना ही हम लोग को सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता है। फिर भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ओके, देखिए यदि आप जानते हो कि वास्तविक संख्या कौन होता है तो आप जान लीजिए कि जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिख करके आपको दिखा दिए हैं कि जैसे देखिए 0 लिखे हैं, 0 के अगर राइट साइड में जाइएगा तो क्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक की जो भी संख्याएँ आती है एक नंबर लाइन होते हैं। और 0 से जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं वो माइनस में लिखे हुए हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या जो लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है अभी यहाँ पे, ये सारे चीज़ें क्या होंगे, सब ही जो है वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, और जो काल्पनिक संख्या होते हैं वो देखिए
इसको अगर कहा जाए तो सिंपल भाषा में हम बता देना चाहेंगे कि देखिए इसका मान एगो होता है आयोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। आयोटा, आयोटा बराबर √(-1) होता है इसका मान, और अगर हम आयोटा के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें तो यहाँ इसका मान -1 हो जाता है, ठीक है। देखिए एक काल्पनिक नंबर जो है ये आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैथ के जब 11th क्लास में आप कोर्स कीजिएगा तो उस समय आपको यहाँ जो काल्पनिक संख्या है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी जो है 11th क्लास में ही मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और कौन इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या दोनों के दोनों एक साथ में रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए जो है, ए क्या है तो वास्तविक संख्या है, और बी क्या है तो बी आयोटा क्या है, ये एक आपका अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या दिया हुआ है। ये दोनों को दोनों साथ में रहेंगे तो वो सम्मिश्र संख्या कहलाएंगे, ठीक है। और जो काल्पनिक संख्या होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जैसे देख रहे हैं ना आप रूट अंडर में माइनस में रहता है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें बनाने के लिए, वो काल्पनिक संख्या होते हैं। फिलहाल हम लोग को ना तो इसको पढ़ना है और ना ही इसको पढ़ना है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो अब हम अपना टॉपिक की ओर आ गए हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन देते हुए हमने वास्तविक संख्या चालू किए हैं और यहाँ से ही हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होंगे। तो अभी जो है हम आगे जो है नेक्स्ट जो है बताने वाले हैं, तो मिटाते हैं हम इसको और आगे हम बताते हैं। चलिए तो देखिए ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थोड़ा सा देखिएगा कि मैं पहले ही लिख देता हूँ, इससे होता क्या है कि जो टाइम जो है थोड़ा सा कम लगता है, ऐसे लिखते समय थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद होने के वजह से हम सोचते हैं कि पहले से ही लिख दे तो मुझे सेटअप करने में भी आसानी होगा और शायद MB का जो है बचत होगा, क्योंकि MB इतना नहीं है मेरे पास में कि लॉन्ग वीडियो को अपलोड किया जा सके। लेकिन फिर भी बहुत जल्द वाईफाई कनेक्शन ले रहा हूँ और जो है सेट होगा, फिर लाइव क्लास चलेंगे और साथ में ही लिखेंगे और साथ में ही पढ़ाएंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है और चलेगा अभी कुछ दिन, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी है कि थोड़ा सा वीडियो कम टाइम में बचता है, जिससे हमारा भी MB बचेगा तो आपका भी MB बचेगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जो बता रहे थे कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को हमने दो रूप में डाल दिया है, दो रूप में डाल के हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो है परिमेय संख्या होंगे और दूसरा होंगे अपरिमेय संख्या। शायद आपने 9th क्लास में भी इस शब्द को इस्तेमाल किए हैं, इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। ओके, कि परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो समझने वाली बात है कि हमें जो पढ़ने होंगे वो दोनों चीज़ पढ़ने होंगे, यानी परिमेय संख्या भी पढ़ने होंगे और अपरिमेय संख्या भी पढ़ना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहा जाएगा। तो इसे शॉर्टकट में हमने लिख दिया है P/Q के रूप में जो होता है वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन Q का मान कभी भी किसी भी अवस्था में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो गलत हो जाएंगे, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। याद रहे P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में होंगे, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं होगा, ठीक है, सॉरी P/Q के रूप में नहीं होगा। कौन? तो अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इन दोनों को तुलना में बिल्कुल सिंपल सा आप या बातों को याद रखिए कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होगा और
p और q एक पूर्णांक संख्या होगा और अपरिमेय संख्या में p बटा q के रूप में नहीं होता है। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो परिमेय संख्या है इसमें 4 तरह के चीज़ें को अभी हमने लिखा है और बाकी आगे बताएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले समझना है जैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और जो भिन्न होते हैं इनके बारे में। तो दशमलव यानी कि जब भागा आप किसी भी फ्रैक्शन में देते हैं तो याद रखिएगा कि जो पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो जो आ जाएंगे वो सब कहाँ आएंगे, परिमेय संख्या के अंदर ही आएंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या यानी कहने का मतलब कि जो एक से जो गिनती की संख्या पूरा अनंत तक जो जाती है उस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। ये जो है पूर्ण संख्या इसको हिंदी में कहते हैं और ये है जिसमें जीरो प्राकृत संख्या के आगे जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। और ये इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाता है। ठीक है। ऐसा करते हैं, सबको परिभाषा लिख देते हैं। ओके। देखिए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये जो है ये आपका यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का समूह होता है। ठीक है। इसका भी हम सबका परिभाषा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे हम बताते हैं, फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अपरिमेय संख्या जो होता ना है, यदि वो अपरिमेय संख्या होगा तो उसका जानते हैं रीजन होता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो और नॉन रिपीटिंग, मतलब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया और नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, तो रिपीटिंग नहीं है जी, हाँ। देखिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पर ही समझना है, जो इसका हिंदी में मतलब निकलेगा कि अशांत और अनावर्ती संख्या। ठीक है। यानी जो ये जो अपरिमेय संख्या होता है वो अशांत और अनावर्ती संख्या होता है। ओके। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं और डिटेल से आगे बढ़ते जाते हैं। ओके। चलिए देखिए, ये जो अभी हम बताए थे अभी, देखिए जो प्राकृत संख्या है उसको परिभाषा पहले जानिए क्या होता है जी। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल बात है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, सिंपल चीज़ है। ये छोटे बच्चे से मतलब आप 6-7 क्लास से ही इस चीज़ को जानते आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या गिनती के संख्या कहते हैं। अब ये गिनती की संख्या कौन होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलते जाइए, कहाँ तक, अनंत तक चले जाइए। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, प्राकृत संख्या कहलाएंगे या फिर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ओके। नेक्स्ट है होल संख्या यानी पूर्ण संख्या। अब ये क्या है, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिए जाएं तो पूर्ण संख्या होंगे। यानी जो प्राकृत संख्या था उसमें सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि शून्य को शामिल कर दीजिए तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। देखिए जैसे में हम बता रहे हैं अभी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या था, प्राकृत संख्या था। तो इसमें सिर्फ कहता है कि जीरो को शामिल कर देना। जैसे जीरो को आप शामिल करते हैं तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएंगे। यदि आपको नहीं दिमाग में आता है तो सिंपल याद रखिएगा कि गिनती की संख्या यानी 1 से लेकर के अनंत की जो संख्या होंगे वो प्राकृत संख्या होंगे, और 1 के पहले यदि जीरो लगा दें और जीरो से कहें अनंत तक की संख्या तो वो कहलाएंगे आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। नेक्स्ट आपका जो है इंटीजर नंबर है जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये जो है
ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और इसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई इस तरह से लाइन लीजिए आप, ठीक है, और इस जो दायां साइड है यानी राइट साइड है, इस साइड प्लस में जाइए 1 2 3 4 5 6, इस तरह जाइए कहाँ तक, अनंत की संख्या जो कि पॉजिटिव हो। क्या होंगे? पॉजिटिव, यानी प्लस में होगा, सबके साथ में प्लस लगा हुआ होगा, है ना। और उसके बाद इधर साइड में जाएंगे यानी लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से, और इन सब में माइनस के चिन्ह लगे होंगे, ये आपने पहले भी देखा होगा। ओके, और इसे भी हम लोग कहेंगे कि इन्फिनिटिव, यानी अनंत के जो संख्या होंगे माइनस के लिए वो, यानी जो 1 से लेके अनंत तक की जो संख्या होंगे माइनस के लिए वो भी, और 1 से लेकर के ये प्लस वाले भी जो अनंत तक की संख्या होगी वो भी, और साथ में बीच में यहाँ पर यानी यहाँ पर जो है 0 होगा। यानी कहने के मतलब कि इधर जो ये माइनस वाले लगे हैं इनको ऋणात्मक कहा जाता है, इसको ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। तो ये ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या और साथ में इसके जो शून्य है वो भी, ये तीनों चीज़ों को मिला करके जो संग्रह बनता है वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। ओके, देखिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस इंटीजर नंबर को यानी पूर्णांक संख्या को कुछ डिवाइड करके इसके अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोग इसे, जो इंटीजर नंबर था यानी पूर्णांक संख्या था, इसे हम 3 तरह से समझेंगे। ठीक है, पहला कि निगेटिव इंटीजर, ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, और तीसरा पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए, अभी हमने परिभाषा को जाना था कि उस परिभाषा में लिखा हुआ था कि जो संख्या ऋणात्मक हो और धनात्मक हो और साथ ही साथ उसके अंदर शून्य हो, यानी ये तीनों चीज़ों का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं इसको कुछ सिंबल से दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे देखिए, इसमें -1 देगा, -2, -3, -4, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक, तो इन्फिनिटिव तक, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जीरो इंटीजर, ये क्या है? अरे भाई देखिए, जीरो इंटीजर जो है, अब इसका कोई अपना वैल्यू तो है नहीं, ये तो जब तक ना किसी के साथ में जाता है तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यानी देखिए, यह ना तो ऋणात्मक संख्या है और न धनात्मक संख्या है। याद रखिएगा, ये जो जीरो इंटीजर है वो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, तो है तो क्या है? तो भाई इसका कोई रूपे रंग नहीं है, तो भाई इसको सीधे कहो ना कि तुम क्या हो, तो उदासीन हो। क्या हो? उदासीन हो। ठीक है, ये एक कैसा नंबर है? तो उदासीन नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में तो सिंपल है, इसका प्लस का सिंबल होता है, +2 +3 डॉट, इस तरह से प्लस इन्फिनिटिव तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेगेटिव में माइनस में जाएंगे, पॉजिटिव में प्लस में, और जीरो जो होते हैं उसका ऋणात्मक भी नहीं होता है और धनात्मक भी नहीं होता है, वह सिर्फ उदासीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में अगर आ गया होगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए ऐसा करते हैं, लगता है हम अब प्राकृत संख्या बता ही दिए, पूर्ण संख्या बता ही दिए, और इधर पूर्णांक संख्या भी बता ही दिए हैं। तो हम अब आप लोग का माइंड को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहाँ से बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वृत्त और बनाएंगे इसके अंदर, उसके बाद फिर एक वृत्त इसको ऊपर से बनाएंगे। देखिए बीच में लिख दीजिए आप प्राकृत संख्या, सेकंड में लिखिए पूर्ण संख्या, थर्ड में लिखिए पूर्णांक संख्या। आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या किसको कहा गया था, तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, है ना। पूर्ण संख्या किसको कहा गया था, जिसमें 1 2 3 और इन्फिनिटिव तक रहता था, साथ साथ आगे से जीरो भी लगा हुआ था। और पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस में भी होंगे, जैसे 5 4 3 2 -1, है ना, 0 +1, है ना, +2, इस तरह से था ना। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि क्या सही है या गलत, यानी सही गलत में उसको हम लोग फर्क करना होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। तीसरा कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। फिर होंगे क्वेश्चन कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं। पांचवा हो जाएंगे क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक
संख्या है। छठा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब इसमें से कुछ आप खुद अपना माइंड लगाइए और बताइए, कमेंट कीजिए। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। एक से लेकर अनंत तक, तो एक से लेकर अनंत तक तो इसके अंदर में है, एक्स्ट्रा में जीरो रखा हुआ है ना, तो होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। देखिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, देखिए जीरो से लेकर अनंत तक है, इसमें जीरो से अनंत तक है, जीरो से लेकर के अनंत तक तो है ही है, साथ ही साथ इधर माइनस वाला ज़्यादा भी है, तो ये तो पक्का होगा ही होगा। कुछ पूर्णांक संख्या, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए कुछ पूर्णांक यहीं से ना स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर के, सॉरी पूर्णांक तो यहाँ से लेकर पूरा हो जाएगा, माइनस वाले जीरो और प्लस वाले, और जो आपका पूर्ण संख्या होगा वो होगा जीरो से प्लस वाले। तो अब बताइए, इतना तो है ही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। देखिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं, ये बताइए। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, कभी हो सकता है? जीरो से लेकर इतना ही तक है, अगर पावर है और कहता है कि सभी के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो इसको गलत कीजिए, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो एक नंबरी का क्वेश्चन जो आता है, इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या है, कौन प्राकृत संख्या, ये सब क्वेश्चन वहाँ मिलते रहेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा उसको छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल बनाना है, ठीक है। देखिए जैसे आदत है पढ़ाने का तो लिखने ही पड़ जाता है, लेकिन बताइए टाइम कितना ज़्यादा अभी व्यक्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा पहले लिख देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पहले लिख देते हैं तो टाइम जो है समझाने में ही सिर्फ लगता है। जैसे लिखा हुआ रहता तो इसको सिर्फ समझाने में ही टाइम लगता ना, तो वीडियो जो है छोटा बनता, लेकिन ऐसे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो अभी डेटा का प्रॉब्लम भी चल रहा है, मगर फिर भी बहुत जल्द हम वाईफाई लगाने वाले हैं। 2 से 4 दिन 10 दिन होते होते वाईफाई लग जाएंगे, और फिर क्लास जो है लाइव चालू होगा, और लाइव चालू होगा तो फिर आपको साथ में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड डाटा मिलता है, और हम बिल्कुल लाइव वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एक टाइम सेट होगा जो कि शाम 7 बजे से रहेगा, और आपका जो क्लास है रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ये जो क्लास होगा वो बिल्कुल 1 से लेकर के आपका अनंत तक होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब आप आज मतलब पढ़ा रहे हैं और फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। आपके यूट्यूब पे हमेशा जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस को ख़त्म ना हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में भी जानकारी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में ले लेते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं और लिखना पड़ेगा ना। चलिए तो विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यहाँ ऑड नंबर यानी भी इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में है कि 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक की संख्या, और माइनस में भी -1, -3, -5, -7, -9 है ना, और उसके आगे अनंत तक की संख्या, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो संख्या जो कट नहीं सकता है 2 से, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है इवन नंबर यानी सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ अनंत की संख्या, और 0, और उसके बाद फिर लास्ट यानी -2, -4, -6, -10, यानी माइनस में भी और प्लस में भी रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें 0 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस और प्लस वाला तो समझ में आ रहा होगा बात कि ये जो है 2 से कटने वाले रहेंगे, तो ये सब सम संख्या कहलाएंगे। लेकिन अब 0 पर भी यहाँ पर लफड़ा लगने वाले हैं कि 0 सम संख्या होगा, तो यस 0 सम संख्या में आता है। क्यों? क्योंकि पता होगा आपको कि 0 में अगर कोई भी संख्या चाहे 2 से ही अगर भागा मारेंगे तो इसका काट के कितना आंसर आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, या फिर आप जानते होंगे कि यदि भी 0 में 0 से भागा मारेंगे तो कितना होंगे बताइए? तो अनडिफाइंड इसका आंसर होंगे। और अगर कोई संख्या में संख्या कितना ले लिया जाए, जो संख्या भी आप रखिएगा, कोई भी संख्या में यदि आप 0 से भागा मारेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो इसका अपरिभाषित होंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि आखिरकार 0 सम संख्या ही क्यों मानेंगे, विषम क्यों नहीं मान सकते? तो इसका सिंपल सा फंडा है। देखिए, आप सबका इसमें से एक बार घटा के देखिए कितना कितना का घटाव हो रहा है। 9 में से 7 जाएंगे 2, 7 में से 5 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे 2, 3 में से 1 जाएंगे 2, और 1 में से फिर अगर 0 रखते, तो अगर 0 हम रख एक मान लीजिए कि 0 रखते, तो 1 में से 0 घटते कितना बचते? 1, फिर 0 में से -1 घटता तो -1, उसके बाद फिर इधर 2, -2, फिर यहाँ -2, इस तरह से देखिए 2 हो रहा है। लेकिन 0 के साथ में जब घट रहा है तो सबका आंसर कितना आ रहा है? दोनों का 1 हो जा रहा है ना। आप इसमें देखिए, यदि 10 में से आप 8 घटाइएगा तो 2, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेंगे? 2, और 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 बचेंगे, और 0 में से -2 घटाइएगा तो -2 बचेंगे, और -2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप गौर से देखिए तो आपका तो यहाँ से कैलकुलेशन ये निकला। देखिए यहाँ पे कि 0 में से यदि 2 को घटाएं तो हमें 2 प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ, लेकिन 2 प्राप्त हुआ, और 2 प्लस वाला भी अगर घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर 0 रख करके घटाए तो बताइए, जब यहाँ पे आप 0 रख के घटाइएगा तो 1 को अगर 0 में घटाइएगा तो 1 आएगा, -1 को भी घटाइएगा तो -1 आएगा। तो कहने के मतलब कि सम संख्या कब आया? इसमें आया ना, कि इसमें आया। तो इससे भी साबित होता है कि ये जो है 0 उस सम संख्या होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1 है, 1 पर अगर 0 बिठाएंगे तो अब कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 5 दूना 10, यानी कि कहीं न कहीं ये सम संख्या बनाया तबे तो ये घटा ना। अगर 5 पे एक 0 बिठाएंगे
तो जीरो बिठाने के बाद ये तो सम ही संख्या बनते हैं ना, पीछे भी बिठाते हैं तो इसलिए जीरो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सम संख्या है। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए आपका कुछ इससे हम कैलकुलेशन निकाल करके इसको कुछ जो आगे बनाने में आपको बहुत सहायता करेगा कुछ चीज़ों को, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है कि दे देता है क्वेश्चन कभी कभी, तो वहाँ पर आपको यहाँ से मिलेगा बेनिफिट। और साथ में देखिए ITI वगैरह का तैयारी कीजिएगा या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कीजिएगा, उस समय भी आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टकराने के चांसेस रहते हैं। देखिए जैसे सम संख्या और सम संख्या को यदि जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो याद रखिएगा कि हमेशा वो समय संख्या आएगा। यदि विषम संख्या को जोड़िए या घटाइएगा तो वो क्या आएंगे, विषम संख्या। विषम संख्या को कीजिएगा तो समय संख्या आएंगे। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़िए घटाइएगा तो क्या आएंगे, विषम संख्या। और यदि विषम संख्या को गुना कीजिएगा विषम संख्या के साथ में तो विषम संख्या आएंगे, और सम संख्या गुने सम संख्या होंगे तो भी सम संख्या होंगे। अगर विषम संख्या का स्क्वायर होगा तो विषम संख्या होगा, और सम संख्या का स्क्वायर होगा तो वो सम संख्या होगा। अब बोलिए कि कैसे माने, तो देखिए सम संख्या है ना, आप यहाँ से सम संख्या में से 2 को उठाइए ना कोई, जैसे 4 और 6 को उठा लीजिए, 4 को और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 4 10 आएंगे, सम संख्या है। घटाइएगा तो कितना आएंगे, -2, ये भी क्या है, सम संख्या है। मतलब सम संख्या के साथ में जोड़ घटाव कीजिएगा तो क्या आएंगे, सम संख्या आएंगे। विषम संख्या वाला ले लीजिए 1 2 को, 5 7 को ले लीजिए, 5 को और 7 को। आप अगर जोड़िएगा तो 7 5 12 हो जाएंगे, और घटाइएगा तो 7 में से तो -2 बचेंगे। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, सम संख्या आता है, यानी कि विषम विषम के साथ तो विषम विषम के साथ। इसी तरह से सब है, आप चेक कर लीजिए खुद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। ये समझ में आ गया होगा। आपको ये भी हम बता ही दिए हैं कि कोई भी संख्या में यदि आप 0 से भागा मारिएगा तो क्या आएंगे, आप परिभाषित आता है, भाषित, ठीक है, आप परिभाषित आता है। ओके, तो अब आपको जो है हम यहाँ तक बता दिए। अब नेक्स्ट जो है कुछ और हैं, जैसे तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। अब जो हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। इवन ऑड तो समझ लिए, तो प्राकृत संख्या को हम लोग 2 कैटेगरी में इसको डाल करके अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, ये प्राकृत संख्या के अंदर में हम लोग इसको जान रहे हैं, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या जो होता है, यानी उसको हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, और इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और हिंदी में इसको भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए और याद रखिएगा कि इसमें एक VVI क्वेश्चन है कि एक जो है ना तो अभाज्य होता है और ना भाज्य होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है ना, यानी इसका जो गुणनखंड होता है ना, वो गुणनखंड मात्र एक ही होता है, ठीक है। इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। इसीलिए ना तो ये भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि परिभाषा इसलिए यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ, देख लीजिए, एक से बड़ी वे संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, मतलब केवल और केवल 2 हो, किसमें, तो अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में जब भी कोई संख्या दिया हुआ रहेगा उसको अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, केवल 2 ही आएंगे, 2 ही लोग से वो विभाजित होगा। कौन कौन से, तो 1 से या फिर अपने आप से, इटसेल्फ, यानी अपने आप से, यानी स्वयं से, ठीक है। तो चाहे तो 1 से या फिर स्वयं से। देखिए आपको चाहे ये 2 है, इसमें भी 1 और 2 से ही होंगे, 3 है तो यहाँ भी 1 और 3 से होंगे, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 1 और 5 से होंगे। मतलब 2 से अधिक से विभाजित तो होगा ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और देखिए यहाँ जो भाज्य संख्या है यानी संयुक्त संख्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 से बड़ी बेस संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मतलब
2 से अधिक गुणनखंड इनका होता है सबका, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे जब आते हैं 4 को करने तो 2 दूना 4 हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 हुआ ना, तो यहाँ पर 2 तो एक अपना गुणनखंड हो ही गया, यानी कह सकते हैं कि 2 इसका गुणनखंड है, और कितना होगा 4 भी इसका गुणनखंड है, और कितना होगा, और फिर एक भी होगा। देखिए ये जो 3 है, 4 है, 1 है, इस सब से गुना कुछ नहीं देंगे, ये सब 4 जो हैं, ये चारों के चारों, सॉरी 2 4 1 है, इस सब से 4 क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी इसका जो है 4 जो दिया हुआ है, इस 4 का गुणनखंड अगर पूछेगा तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, और 1 भी होगा। तो बताइए कितना हो गया, 3 गुणनखंड हुए, ठीक है। 6 है तो 6 में भी देखिए कितना है, 2 2 3 6 होता है। अब बताइए 6 का गुणनखंड कितना हो रहा है, तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 2 भी हो रहा है, उसके बाद 3 भी हो रहा है, मतलब इसमें भी 3 गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से अधिक क्या होता है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या में, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा तो सही है। आपको इसमें कोई डॉट लाइव होता तो जरूर बताते कि डॉट है या नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि नहीं होना चाहिए डॉट, क्योंकि सिंपल बात है, 2 गुणनखंड अगर होते हैं, जैसे कि चाहे तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, तो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। और यहाँ अपने आप से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, और साथ में अन्य से भी कटेंगे, ठीक है, अन्य भी आ सकता है। तो 2 से अधिक अंक से विभाजित होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कटने वाले होंगे ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बताइए, 4, तो यहाँ कितना इसका आंसर होंगे 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो सम भी तो यही है भाई, तो 4 होंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम कौन है, विषम कौन है, देखिए विषम 9 है, तो इसका आंसर 9 होंगे। और सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य में इधर आइए, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2, तो 2 लिखिए। और सबसे छोटी सम अभाज्य, सम भी तो यही है, तो इसको भी 2 लिखिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे जो है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, तो आप दूसरे पार्ट में आएंगे, जो वीडियो आएंगे उसका, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना जो बुक होंगे, उस बुक के माध्यम से जो टाइप्स आपको पढ़ने होंगे, उस तरह का थ्योरी और टाइप्स आगे आएंगे। देखिए ये वीडियो जो है, अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो 9th वाले भी पढ़िए, 8 वाले भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंटर लेवल के भी कुछ है बच्चे तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई के ये चीज़ तो पढ़ना है, ठीक है। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ना है सब चीज़ को, तो रिवीजन होंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जल्द ही कंपटीशन का भी मेरा जो है बैच चालू होगा, और आप लोगों को भी जो है ऑनलाइन दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ हमारे पास अभी जो है प्रॉब्लम है कि डेटाबेस, जिनकी डेटा है नहीं उतना, इंटरनेट डेटा की कमी है, तो उसको पूरा करने तक अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगा, और बाकी फिर हम उसको करेंगे, उपाय कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद शेयर कीजिए, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो बताइए मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपसे पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, तो आपको शेयर करना चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और अगर कहीं पे कुछ हमसे प्रॉब्लम नज़र आया कि इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए और हमको बताइए कि यहाँ और कहीं पे कुछ अलग सा करना चाहिए मुझे, तो ज़रूर हम उस चीज़ को देखेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।